आप कल्पना कीजिए दो लोगों के, मतलब बस अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। दोनों का आईक्यू बिल्कुल सेम है। दोनों ने एक ही कॉलेज से एक जैसी ही शिक्षा ली है। हाँ, एक ही जैसी शुरुआत। बिल्कुल। और मान लीजिए कि किसी एक ही दिन दोनों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है। मतलब उनका बिजनेस डूब जाता है या अचानक से नौकरी चली जाती है, जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। एकदम आम बात है। अब इस घटना के ठीक 10 साल बाद का दृश्य देखते हैं। उनमें से एक इंसान किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है और दूसरा इंसान वो अभी भी उसी पुरानी जगह पर फंसा हुआ है, कड़वाहट से भरा हुआ है और बस अपनी किस्मत को कोस रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है ना? तो सवाल यह है कि यार ऐसा क्यों हुआ? क्या उस पहले इंसान के पास कोई जादुई टैलेंट था जो अचानक से जाग गया, या ब्रह्मांड ने उसे कोई खास आशीर्वाद दे दिया था? लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि किस्मत अच्छी होगी। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी आज की इस चर्चा का, इस डीप डाइव का जो मुख्य आधार है वो प्रसिद्ध किताब जीत आपकी यानी यू कैन विन का वो शक्तिशाली दर्शन है। वो कहता है कि सफलता भाग्य टैलेंट का खेल बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो एक बहुत ही सटीक प्रोसेस है। बिल्कुल। ये एक अदृश्य एल्गोरिदम है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे बस हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आज हम इस डीप डाइव में उन्हीं चीट कोड्स को, उन लाइफ के शॉर्टकट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं ताकि कोई भी इंसान इन्हें समझ सके। और ये जो आपने एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग परिणामों का परिदृश्य रखा ना, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये पूरी तरह से इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नजरिया? हाँ बिल्कुल, उसका नजरिया या उसका एटीट्यूड। देखिए, अक्सर जब हम नजरिए की बात करते हैं तो लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, वो पॉजिटिव वाइब्स वाली बात। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि ये बस कुछ अच्छा महसूस करने वाली बातें हैं या सुबह उठकर शीशे के सामने मुस्कुराने जैसी कोई चीज है। लेकिन अगर हम इस स्रोत सामग्री की गहराई में जाएं, इसे एकदम लेयर बाय लेयर खोलें, तो सकारात्मक नजरिया असल में एक बहुत ही कठोर और प्रैक्टिकल कॉग्निटिव फिल्टर है। कॉग्निटिव फिल्टर? ये थोड़ा भारी शब्द हो गया। मतलब ये कोई भावना नहीं है, ये जानकारी को प्रोसेस करने का, दुनिया को देखने का एक तरीका है, एक चश्मा है जिससे आप रियलिटी को देखते हैं। वो मुझे यहीं पे थोड़ा रुकना है, क्योंकि जब लोग सकारात्मक सोच की बात करते हैं ना, तो कभी कभी ये मुझे एक तरह का भ्रम लगता है जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। हाँ, वो अंधा आशावाद। बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर किसी इंसान पर अचानक पहाड़ टूट पड़ा है, उसकी नौकरी चली गई है या वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ है, तो इंसान सिर्फ एक कमरे में बैठकर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा सोचकर अपने बिजली के बिल तो नहीं भर सकता ना। सही पॉइंटर। तो क्या ये पॉजिटिविटी असल में रियलिटी से, मतलब वास्तविकता से भागने का एक बहाना नहीं बन जाती? ये भ्रम अक्सर होता है, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। लेकिन हमारे स्रोत जिस नजरिए की बात कर रहे हैं ना, वो वास्तविकता को नकारना बिल्कुल नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक नाविक है, वो समंदर में है और सामने एक भयंकर तूफान आ रहा है। अब वो नाविक तूफान को देखकर ये नहीं कहता कि अरे नहीं, तूफान तो है ही नहीं, मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी, वो डूब जाएगा। बिल्कुल, वो तूफान की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करता है, लेकिन उसका फोकस, उसका पूरा ध्यान इस बात पर नहीं होता कि तूफान कितना बुरा है। उसका ध्यान इस बात पर होता है कि अब अपनी नाव के पाल कैसे मोड़ने हैं। अरे वाह! मतलब फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, एक्शन पर है। एकदम सही। जब असफलता आती है तो एक इंसान, जिसे हम लूजर माइंडसेट कहते हैं, वो तुरंत बाहरी चीजों को दोष देने लगता है। वो कहेगा अर्थव्यवस्था खराब है, सिस्टम भ्रष्ट है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाला एटीट्यूड। हाँ, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग का एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ईगो डिफेंस मतलब खुद को बचाने का तरीका। हाँ, खुद को ये बताना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को चोट लगने से बचाता है। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हमें दर्द कम होता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब बाहरी परिस्थितियों को दोष देना असल में एक तरह का पेन किलर है। बहुत सही उपमा है ये, है ना? ये आपको उस पल की तकलीफ से तो बचा लेता है, आपको अच्छा फील कराता है कि चलो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीमारी को और बढ़ा देता है, क्योंकि आप इलाज तो कर ही नहीं रहे ना। एग्जैक्टली। पेन किलर से बीमारी ठीक नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जो विनर माइंडसेट वाला इंसान होता है, वो उस ईगो की चोट को सहने के लिए तैयार रहता है।
वो सर्जरी का दर्द सहता है। मतलब वो जिम्मेदारी लेता है। हाँ, जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि वो मानता है हाँ मैं फेल हुआ हूँ और शायद मेरी रणनीतियों में ही कोई कमी थी। ये विचार शुरुआत में बहुत तकलीफ देता है, बहुत चुभता है, लेकिन यही वो एकमात्र तरीका है जो इंसान को एजेंसी यानी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि जब आप मानते हैं कि समस्या आपके काम करने के तरीके में थी, तभी आप उसे सुधारने की शक्ति पाते हैं। बिल्कुल। जो इंसान ये सोचता है कि सब कुछ किस्मत या दूसरों के हाथ में है, वो तो समाधान खोजना ही बंद कर देता है ना। हाँ। उसके लिए तो खेल वहीं खत्म हो गया। हाँ, उसने तो पहले ही हथियार डाल दिया। तो हमारे स्रोत के अनुसार असफलता कोई अंत नहीं है, ये केवल एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है कि आपका जो वर्तमान तरीका है वो काम नहीं कर रहा है। बस इतनी सी बात है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, जो हम खुद से बात करते हैं, वो सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है, वो असल में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल रहा है। 100%। मतलब अगर हम खुद से कहते हैं कि यार ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो हमारा दिमाग तुरंत काम से बचने के बहाने और रास्ते खोजने लगता है। हाँ, वो शटडाउन होने लगता है। लेकिन अगर हम उसी विचार को बस थोड़ा सा फिल्टर कर दें और कहें कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे इसे हल करने का नया तरीका सीखना होगा, तो दिमाग तुरंत उस समस्या के समाधान वाले हिस्से को एक्टिवेट कर देता है। एकदम सही विश्लेषण है ये। हमारे शब्द हमारी न्यूरोलॉजी को सीधा सीधा दिशा देते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आती है। अच्छा, वो क्या? मान लीजिए किसी इंसान ने ये सारी बातें सुन ली, उसने अपना नजरिया पूरी तरह से बदल लिया, उसने जिम्मेदारी लेना भी सीख लिया और वो मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, फुल जोश में है वो। हाँ, वो एक नए जोश के साथ शुरुआत करता है। लेकिन कुछ ही दिनों या शायद कुछ हफ्तों के बाद वो वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पे लौट आता है। उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। तो उस बहुत ही बारीक अंतर को समझना होगा जो प्रेरणा यानी मोटिवेशन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बीच होता है। मोटिवेशन। हाँ। मुझे लगता है आज के समय में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई चीज़ है तो वो मोटिवेशन ही है। हम हर जगह सुनते हैं कि मोटिवेटेड रहो, अपने अंदर की आग जलाए रखो, ये वीडियो देखो, वो कोट पढ़ो। हाँ, एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है इस पर। एकदम। लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें, न्यूरोबायोलॉजी की बात करें, तो प्रेरणा तो सिर्फ दिमाग में होने वाला एक केमिकल स्पाइक है ना, बस डोपामाइन का एक झोंका। बिल्कुल, एक लहर की तरह है। और कोई भी लहर हमेशा टिकी नहीं सकती। इसे ऐसे समझते हैं, प्रेरणा एक गाड़ी के स्टार्टर मोटर की तरह है। अब स्टार्टर मोटर का काम सिर्फ इंजन में एक छोटी सी चिंगारी देना होता है ताकि गाड़ी चालू हो सके। हाँ, बस इग्निशन के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई इंसान ये सोचे कि वो सिर्फ उस स्टार्टर मोटर के भरोसे अपनी पूरी गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा लेगा, तो वो मोटर कुछ ही किलोमीटर में जलकर खाक हो जाएगी। गाड़ी चलाने के लिए, लंबा सफर तय करने के लिए आपको असली इंजन की जरूरत होती है। और वो जो असली इंजन है ना, वही अनुशासन है, डिसिप्लिन। और ये जो आपने स्टार्टर मोटर वाली उपमा दी, ये बाहरी प्रेरणा पर बहुत ही सटीक बैठती है। मतलब बाहरी प्रेरणा काम नहीं करती लंबी रेस में? बिल्कुल नहीं। बाहरी प्रेरणा जैसे अचानक पैसे का लालच आना, कोई बहुत एनर्जेटिक मोटिवेशनल वीडियो देख लेना या किसी को गलत साबित करने की अचानक उठी इच्छा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जो सफल लोग होते हैं वो अपना काम शुरू करने के लिए किसी सही मूड या मोटिवेशन के आने का इंतजार बिल्कुल नहीं करते। वो मूड का वेट नहीं करते? नहीं, वे अपनी भावनाओं को और अपने काम को एक दूसरे से एकदम अलग कर देते हैं। भावनाओं और काम को अलग करना, ये सुनने में थोड़ा रोबोटिक लगता है। मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि इंसान अपनी सारी इच्छाओं को मार दे? क्योंकि लोग अनुशासन को एक बहुत सख्त मिलिट्री जैसे रूटीन से जोड़कर देखते हैं, जहां इंसान की कोई आज़ादी नहीं होती, बस सुबह 4 बजे उठो और खटते रहो। ये अनुशासन को लेकर समाज की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना या अपनी भावनाओं का गला घोटना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा साधारण सा अर्थ है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। थोड़ा और विस्तार से समझाइए इसे। देखिए, एक आम इंसान क्या सोचता है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। हाँ, जो कि बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है ना? उसने क्या किया, उसने अपने एक्शन को अपने मूड का गुलाम बना लिया। मूड अच्छा तो काम होगा, मूड खराब तो काम बंद। लेकिन एक अनुशासित इंसान क्या सोचता है? वो सोचता है आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं सच में बहुत थका हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूंगा क्योंकि मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। मतलब वो थकावट महसूस कर रहा है,
पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। एकदम सही। अनुशासन का असली सुनहरा नियम यही है, पहले वो करो जो आवश्यक है, फिर वो करो जो संभव है, और एक दिन आप अचानक देखेंगे कि आप वो कर रहे हैं जो कभी असंभव लगता था। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और हाँ, कुछ समय के लिए इस अनुशासन का पालन करना दर्दनाक लग सकता है, सुबह जल्दी उठना चुप सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता से जो पछतावा पैदा होता है ना, उसका दर्द इंसान को जीवन भर रहता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन का वजन कुछ ग्राम होता है, पर पछतावे का वजन टनों में होता है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने कि हम अपने काम को अपने मूड से डीकपल कर दें, यानी अलग कर दें। अब अगर हम अपनी उस इंजन वाली उपमा को थोड़ा और आगे ले जाएं, मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल इंजन आ गया है, यानी हमारे अंदर अनुशासन आ गया है। हाँ, हम रोज काम कर रहे हैं। हाँ, इंसान बिना थके रोज काम कर रहा है, लेकिन अगर वो गाड़ी एक गलत दिशा में पूरी स्पीड से दौड़ रही है, तो वो सारी शक्ति, वो सारा अनुशासन किसी काम का नहीं है। वो बस दीवार से टकराएगी बिना सही दिशा के। अनुशासन तो बस ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत ही सही पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का जो अगला स्वाभाविक कदम है, वो उस दिशा को तय करना है, यानी लक्ष्य और समय का प्रबंधन, गोल्स और टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, क्योंकि बिना एक स्पष्ट योजना के बनाया गया कोई भी लक्ष्य, वो सिर्फ एक इच्छा होती है, हवा में तीर चलाने जैसा। स्रोत सामग्री में इसके लिए स्मार्ट SMRT लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। लेकिन इसके पीछे का जो न्यूरोलॉजिकल विज्ञान है, वो और भी ज्यादा रोचक है। जब हम कोई स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, जैसे सिर्फ ये नहीं कहना कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बल्कि ये कहना कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर इस नए कौशल को सीखकर अपनी आय को 30% बढ़ाना है। एकदम स्पेसिफिक डिटेल। हाँ, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के एक खास हिस्से को, जिसे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, उसे एक कमांड दे रहे होते हैं। RAS क्या है? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, ये बहुत काम की चीज लग रही है। बिल्कुल। देखिए, हमारे आसपास हर एक सेकंड में लाखों सूचनाएं होती हैं, आवाजें, रंग, लोग, विज्ञापन। डेटा ही डेटा है हर जगह। हाँ, अगर हमारा दिमाग हर एक चीज पर ध्यान देने लगे, हर सूचना को प्रोसेस करने लगे, तो वो सच में क्रैश हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए ये जो RAS है, ये एक फिल्टर का काम करता है, एक छलनी की तरह। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को हमारे ध्यान में लाता है जो हमारे लिए उस पल महत्वपूर्ण है। अच्छा। जब आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक यानी स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, तो आपका RAS अचानक आपके आसपास मौजूद उन अवसरों को, उन लोगों को या उन जानकारियों को पकड़ने लगता है जो पहले भी वहीं थी, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही थी। अरे हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे अगर आपने तय किया कि आपको एक खास रंग की, मान लीजिए लाल रंग की कार खरीदनी है, तो अचानक आपको सड़क पर वही लाल कार हर जगह दिखने लगती है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है ना? वो लाल कारें ऐसा तो नहीं कि आज ही सड़क पर उतरी हैं, वो पहले भी वही थी, बस अब आपके दिमाग का वो RAS फिल्टर बदल गया है, तो वो आपको दिखने लगी हैं। बिल्कुल। या जैसे कोई महिला जब गर्भवती होती है, तो उसे अचानक हर जगह दूसरे गर्भवती महिलाएं दिखने लगती हैं। ये सब RAS का कमाल है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे सफल होना है, तो दिमाग के पास फिल्टर करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड ही नहीं होता, वो कंफ्यूज्ड रहता है। तो लक्ष्य को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और जब आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट हो जाता है ना, तब समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट वो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह जाता। सफल लोग समय और पैसे में बहुत बड़ा फर्क समझते हैं। वो क्या फर्क है? पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। वो गया तो गया। लोग अक्सर समय बिताने और समय का निवेश करने के बीच का अंतर भूल जाते हैं। समय बिताना मतलब जैसे टीवी देखना या सोशल मीडिया पर घंटों बस उंगलियां घिसते रहना, स्क्रॉल करना। हाँ, वो समय की बर्बादी है। और निवेश करना मतलब जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई नया स्किल सीखना या अपनी सेहत के लिए जिम जाना। लेकिन यहाँ मैं एक आम इंसान की, हम सबकी सबसे बड़ी समस्या सामने रखना चाहता हूँ। आज के दौर में, इस तेज भागती जिंदगी में, अगर आप किसी से भी बात करें तो उनका पहला जवाब क्या होता है? यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। सबसे आम बहाना। बिल्कुल। ऑफिस है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, 2 घंटे का सफर है। जब 24 घंटे ही हैं सबके पास और वो पहले से ही पूरी तरह पैक्ड हैं, तो कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई चीजें करने का एक्स्ट्रा समय आखिर कहाँ से लाए? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है।
ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मनोविज्ञान इसका बहुत ही कड़वा जवाब देता है। जब कोई कहता है ना कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वो एक झूठ बोल रहा होता है। झूठ? हाँ, वो खुद को धोखा दे रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि समय की कमी असल में सिर्फ प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटी की कमी है। अच्छा, मतलब समय है पर हम उसे अहमियत नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान का शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन अचानक उसे पता चले कि उसके किसी बहुत करीबी इंसान की तबीयत खराब है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। तो सब छोड़कर भागेगा। एग्जैक्टली वो उसी 24 घंटे में से, उसी पैक शेड्यूल में से तुरंत समय निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो काम उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। ये जैसे आपने कहा था ना, अगर फोन की स्क्रीन टूट जाए तो इंसान तुरंत सर्विस सेंटर जाने का टाइम निकाल लेता है। हाँ यार, ये तो बहुत सच बात है। फोन के लिए तो हम टाइम निकाल ही लेते हैं। इसीलिए समय नहीं है कहने के बजाय इंसान को शीशे के सामने खड़े होकर ये स्वीकार करना चाहिए कि ये नया काम करना मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन यही हकीकत है। ये तो एकदम आईना दिखाने वाली बात हो गई। और अपनी इन प्राथमिकताओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने का जो एकमात्र तरीका है, वो है आदतों का निर्माण, हैबिट्स बनाना। आदतें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमने भी कई जगह पढ़ा है कि सफलता कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है या कोई लॉटरी नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों का कंपाउंडिंग प्रभाव है। एकदम सही। मैंने पढ़ा है कि आदतें कैसे काम करती हैं। इसके पीछे एक पूरा न्यूरोलॉजिकल लूप होता है, जिसे कहते हैं संकेत यानी क्यू, रूटीन और इनाम यानी रिवॉर्ड। ये काम कैसे करता है? इस लूप के काम करने का मुख्य कारण ये है कि हमारा दिमाग हमेशा अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। वो बहुत आलसी होता है। दिमाग आलसी होता है? हाँ, जब आप कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने वाला हिस्सा है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, शुरुआत में तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जब आप उसी काम को बार बार करते हैं, रोज करते हैं, तो दिमाग उसे एक स्वचालित आदत में बदल देता है। वो उस काम का कंट्रोल दिमाग के एक दूसरे हिस्से बेसल गैंग्लिया को दे देता है, जहां काम ऑटोमेटिक होता है और ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है। तो अगर हम इसे एक रोजमर्रा के अलार्म के उदाहरण से समझें, सुबह सुबह अलार्म बजना एक संकेत है। हाँ, फिर तुरंत बिस्तर से उठकर दौड़ने जाना वो रूटीन है। बिल्कुल। और उसके बाद नहाकर जो ताजगी महसूस होती है या शरीर में जो फील गुड हार्मोन एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो एक इनाम है। बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ा आपने से। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इनाम के लिए, उस फील गुड फैक्टर के लिए, उस रूटीन को खुद ही करने लगता है, बिना आपके ज्यादा सोचे। और अगर कोई इंसान इसी लूप का इस्तेमाल करके रोज खुद में सिर्फ 1% का भी सुधार करता है, सिर्फ 1%, तो कंपाउंडिंग का गणित कहता है कि 1 साल के अंत में वो पहले के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 टाइम्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतों की ही ताकत है। और यही वो छोटी आदतें हैं जो इंसान को बाहरी दुनिया के बड़े झटकों से भी बचाती हैं। देखिए, अब तक हमने इस डीप डाइव में जो भी बात की, चाहे वो नजरिया हो, अनुशासन हो, लक्ष्य हो या आदतें हो, ये सब इंसान के भीतर की दुनिया है। उसका अपना एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, जो उसके कंट्रोल में है। लेकिन असली परीक्षा, असली टेस्ट तब होता है जब ये सब लेकर वो बाहर कदम रखता है, बाहरी दुनिया से टकराता है, जहां हालात उसके कंट्रोल में नहीं हैं। एग्जैक्टली, जहां अप्रत्याशित असफलताएं हैं, एकदम अचानक आने वाली मुश्किलें हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे नीचे खींचना चाहते हैं। इस स्थिति में इंसान कैसे खड़ा रहे बिना टूटे, ये इस पूरी चर्चा का अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। जब बाहरी दुनिया से टकराव की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दीवार जो किसी भी इंसान के सामने खड़ी होती है, वो है डर, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इंसान ओवरथिंक करने लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी और सब कुछ खो दिया तो क्या होगा। हाँ, दिमाग पैनिक करने लगता है। तो आप ऐसे में किसी से सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अरे बस डरो मत, बी ब्रेव। वो काम नहीं करता। उस बायोलॉजिकल, उस केमिकल पैनिक को आखिर कैसे संभाला जाए? इसे समझने के लिए हमें डर के विज्ञान को समझना होगा। डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है,
ये हमारे ही दिमाग के एमिगडाला नाम के हिस्से का एक सुरक्षा तंत्र है, एक अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो हमारी भलाई के लिए। मूल रूप से हाँ, लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो ये आधुनिक दिमाग है वो एक असली शारीरिक खतरे, जैसे मान लीजिए आपके सामने अचानक एक शेर आ गया, और एक मनोवैज्ञानिक खतरे, जैसे आपको किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है और आप फेल हो गए, इन दोनों के बीच वो फर्क नहीं कर पाता। अरे मतलब दिमाग के लिए शेयर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोनों सेम है। बिल्कुल, वो दोनों ही स्थितियों में एक जैसा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ता है। और एक और बात, डर हमेशा भविष्य की एक कल्पना होता है, वो चीज जो अभी घटी ही नहीं है, जिसका अभी कोई वजूद नहीं है। हम उसकी सबसे बुरी, सबसे खौफनाक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो इस नकली अलार्म को बंद कैसे करें? इस डर को खत्म करने का एकमात्र न्यूरोलॉजिकल तरीका है एक्शन लेना। एक्शन लेना मतलब उस डर के बावजूद उस कांपते हुए शरीर के साथ कदम उठाना। हाँ, क्योंकि जब आप एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं तो आप अपने दिमाग को, अपने एमिगडाला को ये संकेत देते हैं कि मैं स्थिति के नियंत्रण में हूँ। ये एक्शन आपके एमिगडाला के उस खतरे वाले सायरन को धीरे धीरे धीमा कर देता है। इंसान को उस पैनिक के पल में खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं फेल हो भी गया तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। और फिर उस सबसे बुरे परिदृश्य का सामना करने के लिए दिमागी तौर पर मेंटली तैयार हो जाना चाहिए। एक बार जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो डर अपनी वो लकवा मार देने वाली ताकत खो देता है। ये बहुत ही लिबरेटिंग है, मतलब वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लो तो डर खत्म। लेकिन बाहरी दुनिया में डर के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है जो हम पर हावी होती है, और वो है हमारे आसपास के लोग, पीयर प्रेशर और सर्कल। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है, एवरेज बन जाता है, जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है। ये सुनने में तो एक पुरानी कहावत लगती है कि जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल है। इसके पीछे का विज्ञान मिरर न्यूरॉन्स और सोशल कंटेजियन यानी सामाजिक छूत का है। सामाजिक छूत? देखिए, हम इंसान मूल रूप से कबीलों में, ट्राइब्स में रहने वाले जीव हैं। हमारे दिमाग में ऐसे खास न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो अवचेतन रूप से बिना हमें बताए हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार, उनकी भाषा और उनके सोचने के तरीके की नकल करते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई हमारे सामने उबासी लेता है तो हमें भी उबासी आ जाती है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, वही मिरर न्यूरॉन्स का काम है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ताकि हम अपने समूह का, अपने कबीले का हिस्सा बने रहें और वो हमें बाहर ना निकाल दे। मतलब अगर मेरे आसपास के जो 5 लोग हैं वो हर वक्त परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, तो चाहे मैं अंदर से कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, मेरे वो मिरर न्यूरॉन्स धीरे धीरे उसी नकारात्मकता को मेरी आदत बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे। आप भी शिकायत करने लगेंगे क्योंकि वो आपके समूह की, आपके कबीले की भाषा बन चुकी है। ये तो बहुत डरावना यार। और इसीलिए टॉक्सिक या जहरीले लोगों से जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, उनसे दूरी बनाना कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं है। ये अपनी मानसिक सेहत और अपने लक्ष्यों को बचाने की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है। मतलब अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। हाँ, जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, जो एक्शन लेते हैं, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उनके उस पॉजिटिव व्यवहार की नकल करने लगते हैं। आपकी सही संगत आपकी प्रगति की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। तो अपना सर्कल बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही बाहरी दुनिया के संदर्भ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो स्रोत में गहराई से उजागर किया गया है, वो है इंसान का चरित्र और अखंडता, कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी। असली जीत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या कोई बड़ा पद हासिल करना नहीं है। असली जीत इंसान का चरित्र है। और चरित्र क्या है? चरित्र वो है जो इंसान तब करता है जब कोई भी उसे देख नहीं रहा होता। मैं इस चरित्र वाले बिंदु पर थोड़ा जोर देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक इंसान अंदर से बहुत अच्छा है, उसका चरित्र बहुत मजबूत है, वो बेईमानी नहीं करता और वो अनुशासित भी है। ठीक है। लेकिन अगर हम आज के समय में सफलता की बात करें तो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए, अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अहम है? क्या सिर्फ अंदर से अच्छा होना ही सफलता के लिए काफी है? ये एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, केवल ज्ञान होना या नियत अच्छे होना पर्याप्त नहीं है। कम्युनिकेशन
उस मूल्य को, उस वैल्यू को दुनिया तक पहुंचाने का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मतलब एक पुल है। हाँ, एक पुल है। अगर आपके पास दुनिया को बदलने वाला कोई कमाल का विचार है, लेकिन आप उसे अपनी टीम को या किसी निवेशक को ठीक से समझा ही नहीं सकते, तो उस विचार की प्रैक्टिकल कीमत शून्य है। वो विचार बस आपके दिमाग में ही मर जाएगा। एग्जैक्टली। और अच्छा संचार, अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द बोलना नहीं है। जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी आना मतलब अच्छा कम्युनिकेशन। बिल्कुल गलत। अच्छा संचार है सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना। इसमें एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना बीच में काटे गहराई से सुनना शामिल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता, ये सब वो उपकरण हैं जो आपके भीतर के मजबूत चरित्र को बाहरी दुनिया में एक प्रभावी रूप में स्थापित करते हैं। तो अगर हम इस पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा को, इस डीप डाइव को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो आज हमने सच में बहुत से न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को छुआ है। हाँ, हमने काफी लेयर्स अनपैक की हैं आज। बिल्कुल। हमने ईगो डिफेंस और पेन किलर वाली बात की, हमने स्टार्टर मोटर और असली इंजन के फर्क को समझा, दिमाग के RAS फिल्टर और लाल कार वाले उदाहरण को जाना, और अंत में डर के रसायन और मिरर न्यूरॉन्स की बात की। हाँ, तो इन सब को मिलाकर जो सबसे बड़ा, सबसे मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि एक मजबूत नजरिया जो हर चीज की जिम्मेदारी लेता हो, एक ऐसा अनुशासन जो आपके मूड या भावनाओं का गुलाम ना हो, और लगातार खुद में सुधार करने वाली छोटी छोटी आदतें, यही वो पूरा फॉर्मूला है जो इंसान को उस अंधी दौड़ से बाहर निकाल सकता है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। और पता है, इस पूरे विश्लेषण का, इन चीट कोड्स का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? क्या? ये कि ये फॉर्मूला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप कौन हैं, आपके पास आज कितने पैसे हैं, आपकी डिग्री क्या है, या समाज में आपकी स्थिति क्या है, इस बात से एल्गोरिदम नहीं बदलता। ये सबके लिए एक जैसा काम करता है। और सच कहूं तो यही बात मुझे इस पूरे स्रोत सामग्री की सबसे शक्तिशाली बात लगी। कोई इंसान कहाँ से आया है, उसके अतीत में कितनी भी बड़ी असफलताएं क्यों ना रही हों, उसका उसके आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अतीत सिर्फ एक स्कूल है जहां से आप सबक सीखते हैं। ये कोई जेल नहीं है जहां आपको उम्र कैद काटनी पड़े। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। शुक्रिया। भविष्य हमेशा से और पूरी तरह से आपके अपने हाथों में रहा है, बस आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। और इसी विचार के साथ इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो सवाल क्या है? अगर हम ये मान लें कि आज की आपकी छोटी छोटी आदतें ही कल के बड़े परिणाम तय कर रही हैं, और आप धीरे धीरे उन 5 लोगों का औसत बन रहे हैं जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, तो खुद से ये पूछिए, आज इसी पल आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, आपका जो भी रूटीन है, क्या वो एक्शन आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? उफ, ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान को अपनी दिनचर्या पर, अपनी प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही गहरी और ईमानदार नजर डालने के लिए मजबूर कर देगा। यही हमारा मकसद था। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ कुछ अच्छा सुनने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने सोचने के तरीके को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनौती देने के बारे में थी। अपने लाइफ के चीट कोड्स को पहचानिए, अपने दिमाग के फिल्टर को सही दिशा में सेट कीजिए और अपनी वो रेस खुद जीतिए जिसके नियम आप खुद तय करेंगे। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।